नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। तो नाज़रीन ये हेडलाइंस, अब खबरों को तफसील से जानेंगे। अनंतनाग के तकिया मकसूद शाह बिजबिहाड़ा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 6 सरकर्दा मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर पुलिस 3 आरआर और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन अंजाम दिया। जराये के मुताबिक सुराग रसानी पर मबनी इस ऑपरेशन के दौरान एक कमीन गाह में पनाह लिए हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद काफी देर तक दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जारी रहा। एनकाउंटर में 6 मिलिटेंट हलाक हो गए। इन मिलिटेंटों में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 जिला कमांडर और लश्कर तैयबा का 1 कमांडर शामिल है। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त आजाद अहमद मलिक उर्फ दादा, फिरदौस अहमद, शाहिद मलिक, अनीस मलिक, बासित मीर और आतिफ नजार के तौर पर हुई है। फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को रवां बरस की बड़ी कामयाबी करार दिया है। आजाद मलिक उर्फ दादा लश्कर तैयबा के कमांडर नवेद जाट का करीबी साथी था। पुलिस के मुताबिक आजाद सीनियर सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल से भी जुड़ा है। बाकी मिलिटेंट भी मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, खासकर 2018 में साउथ कश्मीर के लिए, और ये हमारे अच्छे सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। जो मिलिटेंट्स मारे गए, कई इंसिडेंट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। निश्चित रूप से ये वांटेड मिलिटेंट्स थे और इनकी कामयाबी जो हम आज मिली है इनके न्यूट्रलाइज होने से, उसके वजह से फोर्सेस का मोरल काफ़ी हाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी अच्छे ऑपरेशंस साउथ कश्मीर में होंगे। वहीं बिजबिहाड़ा के तकिया मकसूद शाह में एनकाउंटर में 6 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद जनूबी कश्मीर में हालात कशीदा हो गए। अनंतनाग और बिजबिहाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तिल अफराद ने सिक्योरिटी दस्तों पर पथराव किया। जवाब में फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। हालात की नजाकत को भांपते हुए कस्बा अनंतनाग में सख्त तरीन पाबंदियां आयद की गई थी। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक ये इकदाम आम लोगों और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गर्ज से उठाया गया। अनंतनाग के तमाम दाखिली व खारिजी रास्तों को सील कर दिया गया था। लोगों की नकल हमल और ट्रैफिक की आमदरफ्त को भी रोक दिया गया था। उधर महलूक मिलिटेंटों की लाशें जूं ही उनके आबाई इलाकों में पहुंचाई गई तो लोगों ने एहतिजाजी मुजाहरे किए। उनकी तदफीन के दौरान लोगों ने नारेबाजी की। अनंतनाग में चंद दीगर इलाकों से भी एहतिजाजी मुजाहरों की खबरें हैं। बिजबिहाड़ा समेत दीगर मकामात पर झड़पों में चंद अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद कर दी हैं। कस्बा अनंतनाग समेत जनूबी कश्मीर के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती अमल में लाई है। के मज़ाफ़ाती इलाके में एक बड़े एनकाउंटर के दौरान जो ही 6 मिलिटेंटों के न्यूट्रलाइज होने की खबर मौसूल हुई तो पूरे इलाके में हालात कशीदा हुए, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जो अनंतनाग टाउन की अगर हम बात करेंगे उसको सील कर दिया गया और जो गाड़ियों की नकल हमल है उसको रोक दिया गया। इंतनाई अहकाम जो हैं वो नाफिज कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे अनंतनाग टाउन को सील कर दिया गया और जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं कस्बे के तो उनको भी सील कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो आम लोगों की मूवमेंट है, जो सिविलियन मूवमेंट है, उसको जो है कम कर दिया जाए। और जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खाली जो फोर्सेस की गाड़ियां हैं उनको टाउन में आने जाने की इजाज़त है, बाकी जो सिविल गाड़ियां हैं उनको टाउन से बाहर रखा जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको हर लिहाज में बहाल रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, अनंतनाग। अनंतनाग में हलाक हुए 6 मिलिटेंटों में से चंद का ताल्लुक जिला पुलवामा से होने की खबर फैलते ही कस्बा में हालात कशीदा हो गए। मुश्तिल नौजवानों ने पुलिस थाना पुलवामा पर जबरदस्त पथराव किया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालात कशीदा होने से कस्बा पुलवामा में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई। उधर अनंतनाग में हलाक हुए मिलिटेंटों में से एक की शनाख्त मच्छपुना पुलवामा के फिरदौस अहमद के तौर हुई है। जब फिरदौस की लाश उसके आबाई इलाका पहुंचाई गई तो वहां काफी लोग जमा हो गए और एहतिजाज किया। उधर बिजबिहाड़ा अनंतनाग के मज़ाफ़ाती इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों में हड़ताल रही। यहां कारोबारी इदारे बंद रहे, ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासिर थी। जिला में अमन कानून की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वहीं हैदरपुरा श्रीनगर के बाशिंदों ने बाद नमाज जुमा एहतिजाजी मुजाहरा किया। यह मुजाहरा हुर्रियत कारकुन मीर हफीजुल्लाह की हलाकत के खिलाफ किया गया। लोगों ने कुछ देर तक नारेबाजी की।
जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने बारामूला में मीडिया से बात की। उन्होंने लाल चौक श्रीनगर में मिलिटेंटों की जानिब से किए गए मुबैना फोटोशूट मामले के हवाले से कहा कि पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है कि आया ये फोटोशॉप्ड क्लिप है या असली। भट्ट ने कहा कि फौज का काम मिलिटेंटों को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के मुकाबले में शुमाली कश्मीर में हालात कदरे बेहतर हैं। खवातीन ओवरग्राउंड वर्करों की गिरफ्तारी के हवाले से भट्ट ने कहा कि ये तशवीशनाक बात है। महीने में 200 करीब टेररिस्ट मारे गए हैं, 12 महीने से कम बल्कि 11 महीने में। ये एक आंकड़ा है, एक नंबर है। सबसे जरूरी है हमको कश्मीर में शांति बहाल करनी है और इस शांति बहाल करने के लिए हमको यहाँ के यूथ का, यहाँ की पब्लिक का कोऑपरेशन है और हम उसी को ढूंढते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर भारत के बाकी सब प्रांतों की तरह शांत हो और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाए। देखिए, टेररिस्ट डराने के लिए, सिविलियंस को डराने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए ऐसे तौर तरीके अपनाते रहेंगे। OGWs जो हैं वो हर वुमेन OGWs भी पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, इस बार हमने पकड़े हैं। पर हमारा तो ये निवेदन होगा कि विमेन को इस लड़ाई में ना इन्वॉल्व करें। इस जो हथियार उठाएगा, जो टेररिस्ट है, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। पूंछ रावलाकोट क्रॉसिंग पॉइंट पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के दरमियान एक ब्रिगेडियर कैडर लेवल फ्लैग मीटिंग मुनक्किद हुई। इंडियन आर्मी की क़यादत ब्रिगेडियर VS सेकून जबकि पाकिस्तानी आर्मी की क़यादत ब्रिगेडियर कैसर कर रहे थे। मीटिंग में एतमाद साजी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन अमान कायम करने और उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों के हवाले से तबादुले ख्याल किया गया। मीटिंग खुशगवार माहौल में अख्ताम पजीर हुई। दोनों फिरक़ैन 2003 सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद करने पर मुत्तफिक हो गए। याद रहे कि सीज फायर मुआहदे की अमलावरी के हवाले से 29 मई 2018 को DGMO सतही मीटिंग हुई थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इल्जाम लगाया कि नई दिल्ली ने कभी कश्मीर के सियासतदानों पर एतबार नहीं किया। मौलवी उमर फारूक राम माधव की जानिब से NC और PDP के हवाले से दिए गए बयान के हवाले से अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। सु तमाश युस तमाश रियासत जम्मू कश्मीर मज हुकूमत साजी हंद हवाले करना आव। हकीकत यह कि हिंद नवाज जमातों आज के बल्कि 87 पे फैसलनी यम कदम तुलिक बज़ाहिर वनान लूकन हंद बेहबूदी खत, लूकन हंद फलाह खत हसा तुल इकदाम यमन आव वन यम हसा अवामी सरकार। हकीकत यह कि आज यह जम्मू कश्मीर मज गसान यमु खमियाज आज कशिर नौजवान जम्मू कश्मीर के लूख तुलान यह सोरुई युंदुई कर आज वुचान तमिक बदल क्या तिमन मिलान। 7 वरियन कर यमन यह गुलामी यमो जमातों 7 वरियन गुलामी कर वनान क्या तु हसा छो पाकिस्तानी एजेंट, बेक वनान तु हसा छो दहशत गर्दन हंद हामी। क्या यमो हेच ना कहीं वन तम अत मकरिस इख्तिदारस अत मकर कुर्सी पथ वन गर्ज मे यह कि यीसा छा लालच कुर्सी यूता छा तमा तो हिर्स इख्तिदार।
नॉर्वे के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के.एम. बोंदेवेक ने श्रीनगर में अलहदगी पसंद लीडरान के एक ग्रुप से मुलाकात की। ये मीटिंग हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई। मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी मीटिंग में मौजूद थे। इस मौके पर वादी कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबादुला ख्याल किया गया। हुर्रियत लीडरान ने बोंदेवेक पर जोर दिया कि वो कश्मीर के मसले को हल करने में ताउन करें। श्रीनगर में शहर खास के खानियार इलाके में गुज़िश्ता रात आग की एक वारदात पेश आई। इस वाक़े में मंजूर अहमद भट्ट नामी शख्स की कई दुकानों समेत उसका लकड़ी का कारखाना भी खाकिस्तर हो गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुतासरीन का कहना है कि इस वारदात में लाखों की मालियत का उन्हें नुकसान हुआ है। उन्होंने हुकूमत से भरपूर मुआवजे की अपील की है। उधर आज सुबह जवाहर नगर राजबाग में भी आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया। इसमें कई रिहायशी मकान नजर आतिश हो गए। मकामी लोगों ने इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग की है। कारखान लकड़ कारखान यमिक ऑनर मंजूर अहमद भट्ट अमिस माल ये ऑर्डरी माल लकड़ अमिस लकड़ कारखान ये कम से कम नियर अबाउट 40 to 50 लाख रुपये अमिस माल ये अमिस मशीन अमिस जनसेट अमिस बाकी इक्विपमेंट ये तम गई सारी फुली डैमेज। सरकार करान गुजारिश अगर अमिस कोर्मुत यह कारखान ये स्टार्ट अमिस गई पतम 10-12 वरी काम करान ये अमिस बाज़ाब्त रजिस्ट्रेशन सन गवर्नमेंटस यह अपील कि यमन गि जबरदस्त मदद कर दक्षिण खोवर ये दुकानदारों नुकसान गो तिमन तु मुआवजे दिन। श्रीनगर शहर को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी वजह से राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई मकामात से हादसात की भी खबरें हैं। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि इस तरह का कोहरा रवा मौसम में होना आम बात है और कहा कि फिलहाल मौसम इसी नवियत का रहेगा। इस दौरान श्रीनगर शहर में रात के दर्जा हरारत में भी खासी कमी देखी गई। गुज़िश्ता रात का दर्जा हरारत -1.0 रिकॉर्ड किया गया। उधर महकमे मौसमियात ने रवा माह की 27 तारीख तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। गाड़ी तो बहुत मुश्किल होता है गाड़ियों में चलने के लिए, तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी सामने से गाड़ी आ रही है वो भी नजर नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल होता है। एक्सीडेंट का बहुत भी खतरा है और धुन की ये धुन है ना, धुन तो बहुत गाड़ी नजर नहीं आ रही है धुन की वजह से। काफी मुश्किल होता है ना, मान लीजिए काम करने वालों को सुबह जाते हैं जो काम बंदे को काम सुबह जो निकलता है तो उसको 8 बजे काम पर जाना होता है, उस समय दिखाई नहीं देती है इंसान को। अब काम पर जाना है तो जाना जरूरी होता है। वादी कश्मीर में जहां एक तरफ पिछले कुछ रोज से लगातार दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आज श्रीनगर शहर को घने धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया। इस घने धुंध की वजह से जहां आम लोगों को मुश्किलात हुई है, वहीं एयर ट्रैफिक पे भी इसका खातिर खा असर पड़ा है। ऐसे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अहकामात सादिर किए हैं कि गाड़ियों को एहतियात से चला जाए और फॉग लाइट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में चंद दिनों से दर्जा हरारत में कमी के साथ साथ सुबह और शाम सख्त धुंध रहती है। इसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी गाड़ियों को चलने में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि आने वाले दिनों में वादी में मौसम खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिलेगा। बादल छाए रहे हैं और ठंड रहा है, जिसकी वजह से दिन के दर्जा हरारत में गिरावट आया है सिग्निफिकेंट। तो अभी आने वाले दिनों में अमूमन खुशक रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से दिन के दर्जा हरारत में धीरे धीरे इजाफा होंगे और रात के कम से कम। मुल्क भर के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी गुरु नानक देव जी का 549वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। प्रकाश दिवस के मौके पर रियासत भर में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब छठी पादशाही काठी दरवाजा रहनावारी श्रीनगर में मुनाकिद की गई। यहां पर खासी तादाद में अकीदतमंदों ने गुरुद्वारे पर हाजिरी दी। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान कायम रहने के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तो गुरु नानक देव जी का फलसफा भी यही है कि ना को बैरी ना ही बेगाना,
अवल नूर ते एक सब्जा गुब्जिया कौन भले को मंदे। इस दुनिया के लोग जो हैं सब जो अच्छे लोग हैं वो करैक्टर से बनते हैं, अमल से बनते हैं। अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। रियासत भर में आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले जुमा के मौके पर रूह परवर इज्तिमात और जुलूसों का एहतमाम किया गया। इनमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। उधर दरगाह हजरत बल श्रीनगर में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक अजीमुलशान इज्तिमा मुनाकिद हुआ। इसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा के बाद अकीदतमंद मोए मुबारक की जियारत से भी फैज़याब हुए। अकीदतमंदों ने दुरूद अज़कार की महफिलों में शिरकत की। आशिकान रसूल ने अल्लाह के हुजूर में सरबे सजूद होकर जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और आलम इस्लाम के लिए खास दुआएं की। करगिल में 70वां यौम फतह मनाया गया। इस हवाले से करगिल के हेलीपैड में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जीओसी समेत कई दीगर फौजी अफसरान मौजूद थे। उन्होंने जंग में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रही कि 10 मई 1948 में पाकिस्तानी हमला आवरों ने करगिल पर कब्जा कर लिया था। इस पर इंडियन आर्मी के रॉयल गोरखा राइफल्स और 77 पैरा ब्रिगेडियर ने आज ही के दिन करगिल को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करा लिया। जीओसी साबिक फौजियों से भी मिले और उनके मसाइल सुने। कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने कश्मीर में कशीदगी को खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले को हल करना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। होगा कि हालात मची हुई है, लोगों के कंधों पे लाशें नजर आ रही है। इस सब के खात्मे के लिए हिंदुस्तान को बड़ा दिल करना है और उसको मानना पड़ेगा कि ये एक बुनियादी मसला है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान उन्हें दावत दे रहा है कि बातचीत करें, और इसमें मेरा ये मानना है कि खाली दो फ्री की बातचीत नहीं है ये, इसमें चाइना भी फरीक है, इसमें हिंदुस्तान भी फरीक है, इसमें कश्मीर भी फरीक है और इसमें पाकिस्तान भी फरीक है। और ये अक़वाम आलम के लिए, अमन के लिए कश्मीर का मसला हल होना लाजमी है। बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता का कहना है कि बिजबेहाड़ा अनंतनाग में 6 मिलिटेंटों की हलाकत सिक्योरिटी अमले के लिए बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हिफाजती अमला बखूबी अपना काम अंजाम दे रहा है और बहुत जल्द रियासत से मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि उनके पास हुकूमत साजी के लिए अददी कुव्वत मौजूद थी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोन ने कहा कि वो नए इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान अंसारी का उनके साथ हाथ मिलाना एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लोन ने कहा कि अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जुर्म है तो उमर अब्दुल्ला ये जुर्म अंजाम देने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने भी 3 साल तक बीजेपी के साथ हुकूमत चलाई। इस मौके पर इमरान अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया। लोन ने कहा कि उनकी पार्टी थर्ड फ्रंट के तौर पर उभर रही है। बीजेपी की जानिब से अजीम इत्तेहाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने से मुतालिक इल्जाम से मुतालिक एक सवाल पर लोन ने कहा कि वो किसी भी इम्कान को मुस्तरद नहीं कर सकते। सज्जाद लोन कई सवालात पर नाराज नजर आए, यहां तक कि उन्होंने एक सहाफी को हाफ पॉलिटिशियन कहा। I promise you we'll prove the numbers on the floor of the house. अभी इमरान साहब आए, इन्होंने सिर्फ एक बिस्मिल्लाह किया है। अभी तो लंबी लाइन है हर जगह से, because this is a movement for change. That they came together to save Article 370. वो बयान आया इनका, किसके साथ मिलकर? कांग्रेस के साथ। I think 52 amendments, all done by Congress. 90% erosion, all by Congress. So ये बचाने किससे आए थे? इरोडर से। आप कुछ भी करिए, पर एटलीस्ट स्टॉप लाइंग नाउ। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ई मीडिया। कितना झूठ बोलेंगे? सीधे बोलिए कि ये हमारी मीरास है, हमारा फीफ है। 6 साल वो, 6 साल मैं, किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। दिस इज द रीजन दैट दे केम टुगेदर एंड
The alternative as a national party to BJP is the Congress. तो वो कौन से दूध के धुले हुए? उनने कौन सा आर्टिकल 370 के साथ कौन सा उन्होंने कोई जस्टिस किया हुआ है आज तक? आप ये बता दें। या जब 1975 का अकॉर्ड हुआ, जब शेख साहब आए, तो गवर्नर के जितने भी राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ही फर्स्ट साइन दैट अवे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई बड़ा एंजल हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दे आर नॉट एनी एंजल्स। लेट देम वो माजी में देखे, एंड देन दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। वी लिव इन साउथ एशिया वेयर करप्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ in every profession, including politics and journalism and legal fraternity, doctor, engineer, सबको मिलाकर, right? So जैसे उसमें कमाया जाता है वैसे उसमें भी कमाया। शेख साहब कहां से आए? सौराष्ट्र से। What did he have? सबको पता है। आज देख लीजिए, शेख साहब के फर्जंद लंदन में भी मकान है, साउथ ऑफ फ्रांस में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, गुड़गांव में भी मकान है, and they are addressed in Delhi as the sheikhs of Kashmir. Nobody asks them. आप मुझे बताइए लाया कहां से? जब बात अगर आपको छेड़नी है तो बार बार बात करेंगे। लाया कहां से? कोई करता है, नौकरी कोई करता है। आप बताइए मुझे लाया कहां से उन्होंने? जो इतनी संपत्ति उनके पास है, हर एक के पास तो गाड़ी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की है, ऊपर से नीचे तक जो लगाया हुए कपड़े होते हैं वो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के होते हैं। अब सजाद साहब ये इसका जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा। यस, डेफिनेटली दे लूटेड। आया कहां से? अगर मैं बिजनेस करता हूं, अगर मुझे आप कह रहे हैं कि आपने बैंक को लूटा है, मैंने बैंक में से कर्जा उठाया है, मैंने उसके अगेंस्ट मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है, आप मुझे बताइए ये लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे चलना जैसे ये आज की डेट में? ये तो बताइए। शेख अब्दुल्ला था कौन? उसके ग्रैंडफादर ने रखा क्या था? फारूक अब्दुल्ला साहब के पास हजारों करोड़ रुपए आए कहां से? उमर अब्दुल्ला साहब के पास हजारों करोड़ रुपए आए कहां? इसका मुझे जवाब दीजिए। आप तो सिर्फ ये कहेंगे, आप सरिया साहब से कहेंगे कि फिर पॉलिटिक्स में पैसा कहां से आता है। वो उनसे पूछिए जिन्होंने कमाया है पॉलिटिक्स में पैसा। वी हैव टू एंश्योर दैट वी वीड आउट वायलेंस फ्रॉम द सोसाइटी। देखो बेटा, जब तक गन होगा, नॉन कॉम्बेटेंट तो छोड़ दीजिए। वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दैट नोबडी एवर टचेज अ नॉन कॉम्बेटेंट। लेकिन जहां कॉम्बेटेंट्स का सवाल आता है तो वहां आप क्या कर सकते? एंड व्हेन यू आर एन एमएलए और अ मिनिस्टर, यू कैन ओनली डेवलप। जो बाकी इशू है, दैट इज वेरी बिग, दैट इज बिगर देन आवर असेंबली। इट इज समथिंग वी स्टॉप लाइंग टू द पीपल, इट इज समथिंग विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ कॉल, एंड वी एज a facilitating party can facilitate government of India in assessing the situation and taking steps for the remedy of these problems that are afflicting us. But it is not a short term, there is no short term solution. This condition will persist for a very, very long time. Anybody who is seeking short term solution is either mistaken or is lying. गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से असेंबली तहलील करने के बाद रियासत में सियासी घमसान शुरू हो गया है। असेंबली तहलील करने के फैसले को कई पार्टियों ने गैर आईनी करार दिया है। राम माधव के बयान पर ये पार्टियां बरहम हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने कहा कि राम माधव को अपना बयान साबित करना होगा। याद रहे कि राम माधव ने बाद में अपना बयान वापस लिया था। सियासी मुबसरीन का कहना है कि गवर्नर की तरफ से असेंबली तहलील करने का फैसला सही है। उनका कहना है कि मिलिटेंसी ज़दा रियासत में गवर्नर राज के दौरान हालात को काबू करने और अमन की बहाली के लिए जो इक़दामात किए गए, उनकी कामयाबी के लिए यह फैसला बारआवर साबित होगा। बीजेपी जब पीडीपी के साथ अलायंस करती है तो पीडीपी जो है वो नेशनलिस्ट भी बन जाती है, होलियर देन दाऊ भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब दूसरा कोई पीडीपी के साथ करे तो वो अलायंस जो है वो एंटी नेशनल बन जाती है। मतलब यहाँ बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, या तो आप बीजेपी के साथ जुड़ जाइए तो आप नेशनलिस्ट हो गए, जो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता या बीजेपी के साथ नहीं चलता वो एंटी नेशनल हो गया। देखिए, जो हमारे माननीय ऑनरेबल गवर्नर ने किया है सत्यपाल मलिक जी ने, वो एक राइट स्टेप है और राइट टाइम पे लिया गया है। और इससे पहले उन्होंने 3 दिन पहले अपने
होम मिनिस्टर साहब को, अरुण जेटली जी को, सबको ब्रीफ किया था सिचुएशन को लेके, हॉर्स ट्रेडिंग को लेके, और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी ने स्टेक क्लेम किया। सिर्फ बात करने से स्टेक क्लेम नहीं होता है, स्टेक क्लेम हमेशा नंबर्स पे होता है और एक फॉर्मल लेटर पर्सनली आपको जाके देनी होती है। आज व्हाट्सएप का ज़माना ये नहीं हो गया कि आपने सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको सब हटा दोगे और आप जैसे शादी के इन्विटेशन भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, वैसे ही आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन का भी स्टेक एक लेटर फैक्स के जरिए भेजोगे। मैं समझता हूँ इस तरह से कोई सरकारें फॉर्म नहीं हुई हैं, आज तक ना होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो मैंने सुना है, जो आज़ाद साहब का और उमर साहब का सुना है, उन्होंने अभी तक सीरियसली इस पे विचार करने के लिए मीटिंग्स रखी थी जो आने वाले दिनों में होनी थी। और अंसारी साहब जो उनके कोर ग्रुप के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि हम 4-5 लोग तो पीडीपी के साथ नहीं, तो वो 56 का कौन सा नंबर दे रही थी मुझे। जम्मू कश्मीर बचाव तहरीक के सरबरा अब्दुल गनी वकील ने गवर्नर के असेंबली तहलील के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह फैसला बिल्कुल सही वक्त पर किया गया। वकील ने कहा कि जिस तरह से पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का फैसला लिया था, वो रियासत की आवाम को धोखा देने और खानदानी राज को कायम करने के मुतरादिफ था। ये उनका गठजोड़ था, ये बिल्कुल अननेचुरल था और इसमें कोई प्रोग्राम नहीं था, इसमें कोई मंजिल नहीं थी, इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम था, खानदानी राज को यहाँ मतलब लागू करना। कल तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही थी कि भाई सबसे जो जिम्मेदार है पीडीपी सरकार, महबूबा सरकार, यहाँ की तबाही की, यहाँ की खराबी की, यहाँ की खून खराबी की, हर महज पर पीडीपी सरकार नाकाम हुई है और पीडीपी सरकार ने ही बीजेपी यहाँ लाई, आरएसएस से लाई। तो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये रातों रात उनके गुनाह कैसे माफ हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की तहलील की कमीशन को 21 नवंबर को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अब वो रियासत के मुतालिक तमाम जरूरी तफसीलात इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते इलेक्शन पर पेशरफ्त के सिलसिले में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक अंदरून 6 माह इंतखाबात कराने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व कानून की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना होगा। Dissolution of the Legislative Assembly Commission came to know on 21st of November. Now Commission will have to gather all other facts relating to the state, and then next week we'll deliberate upon as to how should we go about planning for elections to that house. So moreover, what will be the plannings? You said plannings. What would be? How would be the plannings, or any limitation of the time, or else? That limitation is by the law. In a reference, Honorable Supreme Court has ruled whenever such dissolution takes place, Commission should hold elections on the first occasion, and in no case later than 6 months of the dissolution. So 6 months is the deadline. 6 months is good enough for getting preparedness at a satisfactory level. As regards law and order, that is always kept in mind before scheduling any election. So law and order situation prevailing in the state will also be kept in mind.